हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए ये अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे गए थे, कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से उसे अटेम्प्ट करना है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। रीजनिंग के सेगमेंट में कौन कौन से क्वेश्चन थे देखिएगा। पहला क्वेश्चन है जो कि एक पजल फॉर्मेट पे है, अटेम्प्ट कीजिएगा इसको। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आसान सा क्वेश्चन है। 20 लोगों के समूह में 8 लोग हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। मतलब टोटल पर्सन्स हैं 20। टोटल कितने पर्सन्स हैं? 20% है। और उसमें से 8 लोग ऐसे हैं जो कि हिंदी पढ़ते हैं, उसी के साथ 11 लोग ऐसे हैं जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं, और कह रहा है कि 5 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जिसको मैंने लिख दिया है नन। 20 लोग हमारे पास थे, जिसमें से 8 ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ रहे हैं, 11 ऐसे हैं जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और 5 ऐसे हैं जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं, ना हिंदी ना इंग्लिश। और पूछा गया है हमसे कि बताइए उनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हो और ऐसा नहीं कि सिर्फ अंग्रेजी पढ़ते हो, दोनों मिला करके दोनों ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो दोनों लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं। तो क्या करना है, सिंपल सा काम है, तीनों नंबर्स को ऐड कर देंगे, इन तीनों को, क्योंकि टोटल 20 है ना, और तीनों को जोड़ देंगे तो 11, 8, 19 और 5 24। टोटल कितने हो रहे हैं? टोटल 24 हो रहे हैं। मतलब 20 से ज्यादा बच्चे हो रहे हैं कि नहीं। इसका मतलब कितने लोग एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं, जितना एक्स्ट्रा हो रहा होगा वही एक्स्ट्रा कैंडिडेट हिंदी और इंग्लिश में काउंट हो रहे हैं। तो टोटल में से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, बचेगा 4। 4 वो एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ रहे हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मंकी एक कोड दिया गया है जिसमें XDJMNL लिखते हैं। अब एक मंकी वर्ड है, इसको कोड किया गया है और टाइगर का कोड पूछा गया, और बहुत ही आसान प्रश्न है, देखते ही कर लिया होगा, कर लिया है। देखते हैं क्या हो रहा है। देखो मंकी है, इसको लिख लेते हैं, और XDJMNL। ध्यान दो, Y से X की ओर जा रहे हैं एक कदम पीछे, राइट। E से D की ओर गए एक कदम पीछे, K से J की ओर -1, यहां भी -1, और हर एक में क्या हो रहा है? -1। और ये हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि एक कदम पीछे जा रहे होते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में क्रॉस कोडिंग का भी पैटर्न चल रहा होता है। तो ये डायरेक्ट क्रॉस कोडिंग है जिसमें -1 हो रहा है। और आंसर क्या लगा देंगे? अब टाइगर का कोड पूछा है, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं। जैसे Y से X की ओर ना जाकर के हमने उल्टा पढ़ना शुरू किया। कैसे? XYDEJKMNNOLM, उल्टा पढ़ना शुरू किया। चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, घटाएंगे तो ऊपर से नीचे आ रहा है, जोड़ रहे तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं। वही काम हम यहां पर कर देंगे। SR कहां मिल रहा है? QR, भाई Q के बाद ही तो आ रहा था ना। QRDEFGHIST, और इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए। देखो घटाने जाते तो वक्त ज्यादा लगता, घटाने पे सोचना पड़ता, लेकिन जोड़ने पे हमें सोचना नहीं पड़ता, हम फटाक से आंसर कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन नंबर है 50, 65, 82 क्वेश्चन मार्क 122। क्या आंसर लगा देंगे? अब एडिशन सबसे पहले करना है, सबसे पहले यही काम करते हैं। 50 से 65 पर आए, कितना जोड़ने पर? 15 जोड़ने पर, राइट। 65 से 82 पर आए, कितना जोड़ने पर? 17 जोड़ने पर। 60, 10 70, 10 80, 2 82। अब एक बार 15 जोड़ा, एक बार 17 जोड़ा, तो अगली बार क्या हम 19 जोड़ सकते हैं? अगर 19 जोड़े तो ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो 9 2 11 का 1, 8 और 1 80, 10 90, 10 100 और 101 कहाँ मिल जाएगा? ऑप्शन ए में। तो सही आंसर क्या होगा? 101। उसके आगे क्रॉस चेक कर लो, 19 के बाद कितना ऐड करते हैं? 21। तो ये कितना हो जाता? 21 ऐड करते किस में? 101 में। तो कुल मिला के हमारा लास्ट में आ जाता 122। करेक्ट आंसर क्या हो गया? 101। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसको अवरोही क्रम में लगाना है, मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। सार्थक क्रम होगा बढ़ता हुआ आरोही क्रम। आरोही क्रम को ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलते हैं। अब बढ़ता हुआ देखो, 640 घंटे सबसे कम है, उसके बाद 1335 घंटे, उससे ज्यादा क्या होगा? 1930 घंटे, और उसके बाद अंत में आएगा 2000 घंटे। मतलब
या तो ये या तो ये, तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 आंसर हमको मिल रहा है ऑप्शन डी में। बहुत आसान प्रश्न है, देखते ही इन प्रश्नों को हम लोग तुरंत सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि जितना जल्दी आप पढ़ोगे और जितना जल्दी अंडरस्टैंड करोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस को बार बार पढ़ रहे होते हो, हम आपको बोलते हैं कि लॉजिकल का क्वेश्चन बार बार पढ़ो, पर अपनी रीडिंग स्किल को ऐसे कर लो कि इन क्वेश्चंस को एक ही बार पढ़ो और एक बार में समझ में आ जाए। ऐसा ना हो कि हमें उस क्वेश्चन को दोबारा रीड करना पड़े। जब आप दोबारा रीड करते हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो। इसलिए अब सोचो कि मैम लॉजिकल रीजनिंग में भी तो टाइम वेस्ट होगा, नहीं। लॉजिकल रीजनिंग अटेम्प्ट करने के लिए जब तक आप उसको 2 से 3 बार पढ़ोगे नहीं, आप समझ नहीं पाओगे वो कहना क्या चाह रहा है, और उसके बाद आप वहां पर आंसर भी नहीं लगा पाओगे। और जब हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है, वहां वाले क्वेश्चन को हमें 2-3 बार पढ़ना है समझने के लिए। एक बार जैसी लैंग्वेज लिखी होती है वैसी लैंग्वेज में, और दूसरी बार उसको सरल शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं, अपनी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। लेकिन बाकी के क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि एक बार में पढ़ो और एक बार में समझ जाओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस आकृति, ये जो आकृतियां दे रखी हैं ए बी और सी, ये जो 3 फिगर हमारे सामने हैं, ये तीनों ही फिगर नीचे के चारों फिगर में से कौन सी वो आकृति है जिसमें ये तीनों फिगर हमको देखने को मिल रहे हैं? क्या आंसर लगा देंगे? बहुत बढ़िया, आंसर होगा ऑप्शन ए। जैसे यहाँ पे 2 त्रिभुज हमको दिख गया और 2 त्रिभुज के बाद एक स्क्वायर, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आसान प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, तो ऑब्वियस सी बात है 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम 2 बार तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब कह रहा है हास्य कामिक पुस्तकों, कामिक मतलब वही कॉमिक पुस्तकों की बात कर रहा है, तो हास्य पुस्तकों में चित्र नहीं होते हैं। किन की बात कर रहा है? कॉमेडी वाली जो बुक्स होती हैं उसमें पिक्चर्स नहीं होते हैं। अब पहले में निष्कर्ष कह रहा है सभी पुस्तकों में चित्र नहीं होते, और आपको बताया जहां पे सभी वाला वर्ड आ जाए वो निष्कर्ष तुरंत क्या होता है? गलत। दूसरे में कह रहा है पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। बुक्स में और में नॉट कंटेन पिक्चर्स, तो ये सही है, पुस्तकों में चित्र हो भी सकते हैं और नहीं भी। तीसरा कह रहा है हास्य पुस्तकों में भिन्न पुस्तकों से चित्र नहीं होते हैं, मतलब कॉमेडी जो बुक्स हैं, कॉमिक बुक्स, उससे जो अलग की बुक्स हैं उसमें चित्र नहीं होते। हमें नहीं पता होते कि नहीं होते, तो तीसरा वाला भी क्या हो गया? गलत। लेकिन दूसरा है कि पुस्तकों में कार्टून्स हो भी सकते हैं, पिक्चर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी, तो दूसरा वाला निष्कर्ष सही होगा। और हम आंसर क्या लगा देंगे? केवल और केवल निष्कर्ष सेकंड निकलता है, बुक्स में और मे नॉट कंटेन पिक्चर्स इज द राइट कंक्लूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपच्यून, यूरेनस, प्लूटो और मरकरी, इन सभी में हम क्या आंसर लगा देंगे? बहुत आसान प्रश्न है, देखते ही हम आंसर कर सकते हैं, डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे प्लैनेट्स वगैरह जो ग्रह वगैरह उनसे जुड़ करके ये प्रश्न बना है और अब तक सभी का आंसर आ गया। मतलब कि प्लूटो इन तीनों से क्या है? इन तीनों से प्लूटो भिन्न होगा। वेरी गुड, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 रिलेटेड है 69। 35 के नंबर का यूज करके 69 आया, तो 52 के नंबर को यूज करके क्या आएगा? लॉजिक लगाइएगा, क्या हो सकता है यहां पर? चलिए देखते हैं। देखो 3 और 5 दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया? 8। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64, और 64 में हम 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 69। यही लॉजिक हम लगा देंगे 52 में। 5 + 2 कितना हो गया? 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49। 49 में हम 5 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 54। और ये आंसर हमें कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन सी। आसान प्रश्न था, बहुत आसान प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पिक्चर इमेज, जो कि पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से संबंधित है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से संबंधित है। कॉपी पेस्ट का पूरा काम चलता है, जैसे जैसे पिक्चर को फोल्ड किया जाता है वैसे वैसे पिक्चर को ओपन किया जाता है। जैसे इसको लेफ्ट की तरफ फोल्ड किया गया है तो हम राइट की तरफ ओपन करेंगे, जैसे फोल्ड करेंगे वैसे ही ओपन भी करना है। और देखो फोल्ड करके बकायदा एक रुमाल का शेप ले लिया आपका, अब इसको कट किया गया है ट्राइंगल पेज पर।
जरा आप सोचो, जब इसको ओपन करेंगे नीचे की तरफ तो जो ट्राइंगल है रिवर्स हो जाएगा ना। तो ऐसे में सी वाला ऑप्शन तो हमारा कैंसिल, डी वाला ऑप्शन कैंसिल, बचा ए और बी। और जब ये फिगर ऐसे आएगा तो कॉपी पेस्ट दूसरी साइड होगा और आंसर हम डायरेक्ट क्या लगा देंगे, ए। जल्दबाजी में कई सारे कैंडिडेट्स सी आंसर भी लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखो कॉपी पेस्ट काम करता है, जो टॉप पे होता है वो अपोजिट हो जाता है, लेफ्ट का राइट हो जाता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखा करिए पेपर कटिंग और फोल्डिंग में। तो सही आंसर हे होगा, ना बी ना सी ना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन मैथ्स का है तो ये आपको सर कंप्लीट करा देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, थोड़ा सा एरर है उसमें। अभी एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 85 वर्ष होगा। अभी उनकी आयु का योग क्या, योग नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि व्हाट इज द एज, व्हाट इज हिज एज नाउ, उनकी आयु क्या है, अभी उनका क्या एज होगा। अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो ऑप्शन के तरीके से कर लो और या फिर आप डायरेक्ट बेसिक फॉर्मूले से अप्लाई कर लो। बेसिक फॉर्मूला देखते हैं क्या होगा। अभी दोनों पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की क्या है, 2 गुनी है। तो मान लिया फादर की आयु 2 है और उसके सन की आयु 1, रेशियो में 2:1 का हो गया। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद मतलब डेक्स एक्स्ट्रा कर देंगे तो ये x में ले लिया, और अगर x में लेते हैं तो 2x + 5, या डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, 3x भाई 2 और 1 3x ये हो जाएगा, और 10 साल तो दोनों की एज में जोड़ना पड़ेगा ना। तो दोनों की एज में अगर हम 10 साल जोड़ दें, 5 और 5 10, तो इक्वल टू कौन सी एज आ रही है, इक्वल टू 85 हो रहा है, राइट। अब 85 हो रहा है, 85 से 10 जाएगा 75, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 नहीं 25। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25। अब ये बताओ x की एज 25 आ गई, मतलब x की वैल्यू 25 आ गई। अगर x की वैल्यू 25 है तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, सन की जो एज थी 25, उसका जस्ट डबल फादर हो गया 50। ऑप्शन के बेस पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर सबका डबल रेशियो 1:2 का रेशियो दिया हुआ है। 10 साल बाद, 5 साल बाद की बात करा तो 5 साल बाद दोनों की आयु से 10 जोड़ा जाएगा तभी तो 85 होगा। देखो 6 3 9, 6 3 9 अगर प्रेजेंट है तो 10 जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 70। ये क्या है, 25 और 50 कितना, 75। 25 और 50 75 हो रहा है, और 10 साल 10 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि 5 साल बाद की बात कर रहा है ना। तो 5 और 5 10 जोड़ देंगे तो 75 और 10 कितना हो जाएगा, 85। इसका मतलब यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, 40 2 60, 60 और ये 69, हाँ 69, लेकिन ये नहीं हो रहा है और ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। महात्मा गांधी का जो संबंध राजघाट से है वही संबंध बताइए किससे है। इंदिरा गांधी का समता स्थल दे रखा है, राजीव गांधी का भूमि वीर भूमि दे रखा है, लाल बहादुर शास्त्री के लिए किसान घाट, और मोरारजी देसाई का नारायण घाट। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। बहुत आसान प्रश्न है, वेरी गुड। सही आंसर होगा, जिस तरह महात्मा गांधी का संबंध राजघाट से देकर के रखा हुआ है, राजघाट का संबंध महात्मा गांधी से है ना, तो वैसे ही राजवीर भूमि का संबंध किससे हो गया है, राजीव गांधी से। और सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिटरमिनेट एक वर्ड दिया हुआ है और ये चारों वर्ड में से वो कौन सा वर्ड है जो दिए हुए वर्ड के लेटर से नहीं बनाया जा सकता। देखो पहले शब्द को पढ़ लो, क्या है, इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट वर्ड में डिटरमाइन आराम से बन जाएगा। रिटेन्यू अगर बात करें तो यहाँ पर यू आ गया तो ये शब्द नहीं बन सकता, और हमसे यही पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता। रिमाइंडर और रेटिना ये दोनों बनेगा, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, जो कि नहीं बन सकता। राइट, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 स्टार 12:23। सॉल्व करो, क्या होगा। हो गया होगा अब तक।
क्या आंसर लगा देंगे? देखो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा, इन नंबर्स को जोड़ दो। कैसे? 34 मतलब बीच में हम प्लस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 46 का आधा लिख दिया गया है 23। उसी तरह 8 6 14 7 2 9 और 1 10 का आधा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 52। और जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उन दोनों नंबर्स को यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ के जो नंबर आएगा, जो भी सम आएगा, उसका आधा यहाँ पर लिखा गया है। तो पूछा किसका गया है हमसे? 37 प्लस 73 का, ये कितना हो जाएगा? 110, है ना? 110 का आधा करेंगे तो कितना होगा? 55। और जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आया है सभी का आंसर एकदम सही है। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्लियर है? देखो आसान से प्रश्न है, ऐसा कोई प्रश्न अभी तक नहीं आया जो कि टिपिकल लग रहा हो। अभी ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिखा है कि हम फंस रहे हो। क्वेश्चन है, कहीं कहीं पे वक्त लगा, जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सोचना जरूर पड़ा होगा, लेकिन आपने देखा कि कितना आसान भी है। बिल्कुल 1 मिनट के अंदर ये प्रश्न हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो 1 मिनट के अंदर होते ही नहीं है वो फिर आप चाहे उसको 2 मिनट ले लो चाहे 3 मिनट, एग्जाम में तो नहीं होगा, बाद में आप घर आओ लगाओ आराम से हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंटेन्स, फॉरेस्ट और अर्थ, पर्वत, जंगल और पृथ्वी, क्या रिलेशन लगाएंगे? अब देखो पर्वत हमको कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर। जंगल हमको कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी पर। तो हम आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन ए, कि दोनों ही हमको कहाँ पर मिलते हैं? पृथ्वी पर मिलते हैं, जंगल भी और पर्वत भी। लेकिन डी तो होगा नहीं, सी तो होगा नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही हमको पृथ्वी के अंदर ही मिलते हैं। लेकिन ए और बी में सही आंसर क्या ए होगा? बिल्कुल भी नहीं, ए हमारा सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा हमारा बी। क्यों? क्योंकि पर्वत पे भी तो जंगल मिलते हैं, ऐसा थोड़ी है कि पर्वत अलग है जंगल अलग है। अब ये भी नहीं है कि सारे पर्वत पर जंगल मिलते हैं, कुछ जंगल कुछ पर्वतों पर भी मिलते हैं। भाई ज्यादा सारे पर्वत है और कई सारे पेड़ पौधे हैं वहां पे, तो ऑब्वियस सी बात है जंगल के जैसा हो गया। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। सभी ने ऑप्शन बी लगाया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका, देश, क्या आंसर लगाएंगे? छोटे से बढ़ते क्रम की ओर लगाना है, घटते से बढ़ते क्रम की ओर। देखो सबसे पहले सदस्य, सदस्यों से मिलकर के बनता है परिवार, परिवार से बनता है समुदाय, मतलब 3 2 1, 3 1 2, 3 1 2, 3 1 कैंसिल कर दिया और ये कैंसिल कर दिया, 3 1 2 दो ऑप्शन में मिल रहा है। तो सदस्य से बना परिवार, परिवार से बना समुदाय, समुदाय से बना इलाका और इलाके से बना देश। तो 4 और 5 सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि पहले सदस्य थे, सदस्य से परिवार बना, परिवार से समुदाय बना, समुदाय से इलाका बना और इलाके से देश बना। ऐसे प्रश्नों में किसी को डाउट होगा ही नहीं, बिल्कुल भी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जब ऐसे प्रश्नों में डाउट नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना? चलिए इस क्वेश्चन को अल्फाबेटिकल वैल्यू में लगाना है। हो गया आंसर? क्या लगा देंगे? बी सी डी। ए तो देखो होगा नहीं, कि होगा? चलिए वेरी गुड, देखते हैं कि इसका क्या आंसर होगा। अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लगाने की बात आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इस पे क्या देखेंगे कि TOR तीनों में कॉमन मिल रहा है, सब में कॉमन मिल रहा है। आर के बाद वो कौन सा लेटर है जो पहले आएगा? तो वो ध्यान दो, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? आर के बाद यहाँ पर ओ, मतलब कि 2 पहले आएगा, और ऑप्शन में भी हमको 2 मिल रहा है। अब 2 के बाद 3 आएगा कि 5, ये चेक कर लो, उस पर मत ध्यान दो, ऑप्शन पे ध्यान दो कि 2 के बाद यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 5 है, 5 और 3 ही है, तो चेक करो 5 आएगा कि 3 आएगा। तो 5 में क्या है? 5 में है एस, और 5 के बाद 3 में क्या है? 3 में है पी। तो ऑब्वियस सी बात है पी पहले आएगा। आर के बाद पहले तो ओ आ गया, ओ के बाद कौन सा लेटर आएगा? तो ओ आ रहा है, तो ओ के बाद पी आता है, उसके बाद एस आता है, मतलब 2 के बाद आएगा 3 आएगा ना, और 3 के बाद क्या आएगा? 5। तो 2 3 5, अब हमको 3 जगह 2 ऑप्शन में मिल गया है, या तो सी होगा या तो डी होगा। चेक कर लो 1 आएगा कि 4 आएगा 5 के बाद। तो 1 में दे रखा है आई और 5 में दे रखा है ई, तो ई पहले आएगा। 1 मिनट, 4 दे रखा है, सॉरी हमारे पास 2 है, या तो 1 को ले ले या तो 4 को ले ले। तो 1 और 4 में 1 में देखो ओ के बाद आई दे के रखा हुआ है,
है ना, और नहीं, 1 मिनट, टी दे के रखा हुआ है, आर के बाद ओ था, पी था, फिर पी के बाद हमने क्या देख लिया, यहाँ पर टी दे करके रखा हुआ है, और चौथे में क्या दे के रखा हुआ है, यहाँ पे यू दे करके रखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक पहले आएगा, पहले टी आएगा, तब जा करके हमारा क्या आएगा, यू आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न पे ऑप्शन ध्यान दे लिया करो। अगर दो सब में कॉमन है, उसके बाद 5 और 3 दे रहा है, तो 5 और 3 में एक चेक कर लो, पूरा इसको देख करके इसको मत सॉल्व किया करो, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, बताइए क्या आंसर लगाएंगे। चलिए तो देखते हैं क्या है सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। 0 4, देखो दे रखा है 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क 180। डिफरेंस पर करना शुरू करते हैं, देखते हैं एक बार क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 0 और 4 के बीच का डिफरेंस 4, 4 और 18 के बीच का डिफरेंस 14, 18 और 48 के बीच का डिफरेंस कितना है, लगभग 30, है ना। और अगला हमें ध्यान देना होगा, तो पहले एक स्टेप है, अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। 4 और 14 के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 नहीं 10, और 14 और 13 के बीच का डिफरेंस कितना है, 16, 10 20 10 30, है ना। अब 10 से 16 हो रहा है, तो एक हमने कोशिश की कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 6 का है, तो देखो कितना बढ़िया स्माइली बन गया है ना। 10 और 16 के बीच का डिफरेंस 6 है, तो क्यों ना, जैसे 10 में 6 ऐड करने पर 16 हुआ, तो एक बार 16 में 6 ऐड करके देखते हैं, शायद हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो 16 और 6 जोड़ने पर कितना हो गया, ये हो गया 22, और इसी 22 को जोड़ देंगे किस पे, 30 पे, तो ये कितना हो जाएगा 52। 52, अब 52 जोड़ना है किसमें, 48 में, तो 40 50 90 90 10 कितना हो गया 100। तो 52 48 में जोड़ेंगे तो सही आंसर क्या होगा, 100। और आपने देखा कि यहाँ पर ना स्क्वायर किया ना कुछ किया, हालांकि 48 से आगे जो नंबर 100 आ रहा था, मल्टीप्लाई करो स्क्वायर करो कुछ भी करोगे, कहीं ना कहीं अगर सिर्फ ऐड के बेसिस पे करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन, सारा नहीं पर ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा एडिशन बेस पर हो जाता है, पहले स्टेप में नहीं होगा, दूसरे से तीसरे स्टेप में हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये अल्फाबेटिकल सीरीज है, अब इसमें देखो हो क्या रहा है, कोई जो पहले एक बार देख लो आप सब लोग क्या इसका आंसर होगा, फिर आगे देखते हैं। अब देखो ये ऑल्टरनेट पे चल रहा होगा, ऑल्टरनेट पे कैसे, आपने देखा कि जो P है S है, उसके बाद वाले में यहाँ पे EH है, फिर TW है, तो आप एक चीज बताओ, P से E पे आ रहा है, E से T पे आ रहा है, ये गैपिंग बहुत लंबी नहीं हो रही, बहुत ज्यादा गैपिंग नहीं हो रही है, तो इसलिए ऐसे प्रश्न में एक बार ऑल्टरनेट करके देखते हैं। ऑल्टरनेट मतलब इस वाले से इस वाले पर, इस वाले से यहाँ पर हमको आना होगा। अब यहाँ पर I दे रखा है, I से हम लोग E पर आए और E से हम लोग किधर जा सकते हैं, तो I से E पर आए कितने कदम पीछे, 4 कदम पीछे, E से 4 कदम पीछे जाएंगे तो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, और हमें आंसर कौन सा मिल गया, ऑप्शन बी। अब क्रॉस चेक कर लेते हैं, A में 4 जोड़ा तो E आया, E में 4 जोड़ा तो I आया,
D में 4 कदम आगे गया H आया, H से 4 कदम आगे गया तो L आया, G से 4 कदम आगे गया तो K आया, K से 4 कदम आगे गया तो O आया। सब में +4 हो रहा है। क्या हो रहा है? +4। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ना आसान प्रश्न। याद रखना, जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस दे रहा है ना, P से E, E से T, ये जो डिफरेंस दे रहा है ये बहुत ज्यादा डिफरेंस दे रहा है। तो ऐसे डिफरेंसेस का जब क्वेश्चन आए तो एक बार ऑल्टरनेट करके देखा करो। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई जीत हार नहीं है और सभी हार विजय है। वेन डायग्राम के बेस पे इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। क्या है? इंग्लिश पर ध्यान मत देना क्योंकि नो विक्ट्री इज विक्ट्री ही लिखा गया है, तो यहां पर आप लिख सकते हो कि नो विजय इज जीत। इसको इस तरह से करके लिखा जाएगा क्योंकि जीत और विक्ट्री दोनों एक ही है, इसलिए नो विजय इज जीत ऐसे करके लिखा जाएगा। तो इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा। राइट, अब देखो यहां पर भी विक्ट्री दे के रखा है, जबकि यहां आप लोग क्या कर दीजिएगा? विजय कर दीजिएगा इंग्लिश में। अब क्या है? कोई जीत हार नहीं है, तो कोई भी जीत क्या नहीं है? हार नहीं है। और सभी हार क्या है? ये लाइन अंदर जाएगी। सभी हार क्या है? विजय है। ध्यान रखिएगा ये लाइन अंदर की ओर होगी क्योंकि हार की बात करी गई है, हार से नो का रिलेशन दिखाया गया है। अब निष्कर्ष कह रहा है कोई विजय जीत नहीं है, मतलब कोई विजय कि सारा विजय जीत नहीं होगा। हमें नहीं पता, हमें क्या पता है? विजय का ये जो थोड़ा सा हिस्सा है ये कभी भी जीत में नहीं जाएगा, लेकिन ये वाला जो बचा हुआ हिस्सा है, क्या इसके बारे में हमें पता है? क्या हमें ये पता है कि ये बचा हुआ हिस्सा नहीं जाएगा? या ऐसा भी तो हो सकता है कि बचा हुआ हिस्सा जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। राइट, तो पहला वाला कह रहा है कोई विजय जीत रही है, हमने कहा कांड से कह नहीं सकते। दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि कोई विजय जीत नहीं है, कोई विजय जीत नहीं है। पहला था कोई कुछ विजय जीत है, दूसरा क्या कह रहा है? कुछ विजय जीत है। तो वापस से वही बात, हमको नहीं पता कि बचा वाला जो हिस्सा है वो जीत में जाएगा या नहीं जाएगा, नहीं पता ना। तो ऐसे में ये भी श्योर नहीं है, ये भी श्योर नहीं है। पर ध्यान दो, यहाँ भी विजय से जीत और विजय की जीत से बात हो रही है। एक पॉजिटिव है, एक क्या है? एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ये क्या है? दोनों एलिमेंट सेम है और एक केस दे रहा है ऑल का और एक केस दे रहा है सम का। तो जब ऐसा रूल फॉलो करने लगता है तो ये दोनों मिला करके केस कौन सा बनाते हैं? इधर का, कि या तो पहला सत्य होगा या तो ऐसा होगा कि सारा का सारा विजय जीत नहीं होगा, और या ये हो सकता है कि कुछ विजय जीत हो। कैसे? डायग्राम कैसे बनेगा? अगर ये वाला सही कराएं तो डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम बनेगा, ये हो जाएगा विजय, ये हो जाएगा जीत, ये हो जाएगा हार, और इन दोनों के बीच में क्रॉस का रिलेशन। संभावना है, और संभावना जहां पर होती है वहां पे इधर और का कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, डिफरेंस के बेस पे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। पूछा है कौन सा इस श्रृंखला में कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है। बहुत आसानी से हो जाएगा। सब में 111 जोड़ दिया तो 343, 343 में 111 जोड़ दिया तो 454, और 454 में 111 जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 565, और जबकि 564 है, और यही वो ऑप्शन है जो कि क्या है? गलत है। यही वो है संख्या जो कि सारी संख्याओं में गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रैंकिंग ऑर्डर से समझ लो कि आपको एक क्रम में लगाना है और फिर आपको बताना है कि कौन सबसे फास्ट दौड़ता है। सॉल्व कीजिएगा। चलिए देखते हैं। अरुण इलियास से तेज दौड़ता है। अरुण क्या है? इलियास से तेज दौड़ता है, किंतु दिनेश जितना तेज नहीं। तो दिनेश से तेज नहीं है अरुण, लेकिन इलियास से तेज है। इस फॉर्मेट पे हमने बैठा लिया। आगे कह रहा है कि दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है। तो जो दिनेश है वो चंदर से तो तेज दौड़ता है, इसलिए दिनेश को ऊपर चंदर को नीचे रखा। चंदर से तेज दौड़ता है लेकिन विक्रम जितना तेज नहीं, मतलब दिनेश चंदर से तेज है पर विक्रम से धीमा दौड़ता है, विक्रम से तेज नहीं दौड़ता। और पूछा है सबसे तेज कौन दौड़ता है। अब यहाँ पर V हम कहाँ रख लेंगे? हमको कंफर्म हो गया कि V ऊपर होगा,
और जो सी है वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो सी की प्लेस वैल्यू, सी की प्लेस तो हमें कंफर्म नहीं है, पर हमें ये अब कंफर्म है कि इन सब में जो वी है वो सबसे तेज दौड़ता है, मतलब कि ऑप्शन सी विक्रम, वो क्या है, सबसे तेज दौड़ता है। और यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे धीमा कौन दौड़ता है, तो वहां पर या तो हम डेटा इनसफिशिएंट आंसर लगाते, या इधर का अगर कॉन्सेप्ट दिया जाता तो इधर का केस लगाते, है ना। तो जैसा ऑप्शन होता वैसा हम आंसर करते। तो यहाँ पे अभी हम सबसे धीमा कौन दौड़ता है नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि सबसे तेज कौन दौड़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए, डायरेक्शन से प्रश्न है। रवि ने अपने घर से ईस्ट में चलना शुरू किया और 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर वह राइट टर्न हुआ और 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, और आपसे पूछा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी, उसके घर से स्कूल तक की सीधी दूरी। अब पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। बहुत आसान प्रश्न है। डायरेक्शन से इतना आसान प्रश्न, वाह भाई वाह। कई बार आपको आसान प्रश्न देखने को मिल जाएंगे डायरेक्शन से, ऐसे ही छोटे छोटे प्रश्न। ईस्ट की ओर चलना शुरू किया, बहुत लंबी चौड़ी कहानी दी है, सिंपल सा यही मतलब है। ईस्ट की ओर चलता है और ईस्ट की ओर चल करके उसने 3 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यहां से राइट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर? नहीं, ईस्ट में होते हैं तो राइट नीचे होता है। ईस्ट की ओर गया और कितना, 4 किलोमीटर। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहां से ये सीधी दूरी पूछी है जो कि स्कूल की है। बस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हमारी वैल्यू आ जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, वैल्यू आई 25। लेकिन 25 स्क्वायर किसका है, क्योंकि ये जो वैल्यू निकल के आई स्क्वायर में निकल के आई ना, तो इसकी वैल्यू जो हम रूट में निकालेंगे तो रूट हटा करके कितनी निकल के आएगी, 5। और ये आंसर क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर। अब कोई ये नहीं कहेगा कि मैम वापस से डिटेल में बताओ, अब ये डिटेल हमने कई बार पढ़ाया है आपको, फ्री क्लासेस में भी पेड क्लासेस में भी कई बार पढ़ाया है। तो अब टेस्ट का कर रहे हैं, ये छोटे छोटे टेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पे डिटेल तो नहीं पढ़ाने लग जाएंगे। डिटेल कहाँ पढ़ाते हैं, जहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल वाली क्लास चल रही होती है। इन क्लासेस में जहाँ पे हमें अटेम्प्ट करना है वहाँ कोई डिटेल नहीं, बस आपको डायरेक्ट समझते चलना है कि आंसर क्या आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से हमारे पास पजल का क्वेश्चन है, थोड़ा सा एरर है। क्या कह रहा है, एक पंक्ति में बैठे एक पैनल में 6 सदस्यों में से 78 हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 6 सदस्यों में से x जो है वो q कर लो, q के बाईं ओर है, और ये हमारा पजल कंप्लीट हो गया। 78 हटा दो और यहाँ पर q कर लो। अब बनाना शुरू करूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। The 6 member of a panel sitting in a row, यहां से ऑफ हटा दो, to the left of x but to the right of p, x to the left of x, q is the left of x होना चाहिए। यहां पर कर लेना q is the left of x but to the right of p। चलो बनाना शुरू करते हैं। हिंदी में ध्यान देना, जो x है वो q के बाईं ओर है किंतु p के दाईं ओर है, तो 3 लोग बैठ जाएंगे, x, p और q बैठ जाएंगे। आगे प्रश्न दो, इस वाले प्रश्न से 3 लोग तो बैठेंगे, 6 लोग हैं, अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन दूसरी लाइन ध्यान दो, y q के दाईं ओर है किंतु z के बाईं ओर है, ठीक है। बनाते हैं, जो q के बारे में दे के रखा हुआ है बनाना शुरू करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि जो y है वो q के दाईं ओर है, तो ये q का दायां हुआ, और किंतु z के बाईं ओर है, मतलब यहाँ पर z बैठाएंगे तभी तो ये उसका बायां होगा, z को यहाँ बैठाएंगे तभी उसका ये बायां होगा, उधर दायां होगा। हमेशा आपका बायां इसका बायां होगा, आपका दायां इसका दायां होगा। अगर आपको उत्तर का फेस बोला जाए कि वो उत्तर की ओर फेस कर रहे हैं, तो आपका लेफ्ट इसका, आपका राइट इसका राइट। अगर आपको ना बोला जाए तब भी आप अपना ही लेफ्ट और राइट लोगे, लेकिन अगर आपको बता दिया जाए कि अगर वो दक्षिण में फेस कर रहे हैं तब आप अपना अपोजिट करोगे, ठीक है। चलो, तो z का बायां ये हो गया लेफ्ट। अब हम यहाँ पर, क्योंकि q की बात थी, हम q को बैठा सकते हैं। जो x है जो q है वो x के लेफ्ट बैठा हुआ है। हमसे क्या कह रहा है, 1 मिनट, देखो जो q है वो x के मतलब जो x है वो q के लेफ्ट बैठा हुआ है। x इज द लेफ्ट ऑफ q। इस पूरे क्वेश्चन को सही करना, इंग्लिश वाले
एक्स चल अब सही करते हैं, x इज दी, क्या लिख रहे हैं, चलो शॉर्ट में लिखा है लेफ्ट ऑफ q, शॉर्टकट में लिखा है, ठीक है, समझ जाना। तो जो x है वो q के लेफ्ट में है, अब ये q का राइट था और ये q का लेफ्ट होगा, यहाँ पर x आ गया। और आगे कह रहा है किंतु p के दाईं ओर है, जो x है वो q के तो लेफ्ट है लेकिन p के राइट है, इसका मतलब यहाँ पर p बैठेगा और ये क्या हो जाएगा p का राइट, तो p के राइट x बैठ गया। अभी कितने लोग हैं, 5, और जबकि हमारे पास कितने हैं z 6 लोग हैं। z r के बाईं ओर बैठा है, अब z r के बाईं ओर है तो z तो ऑलरेडी है, r को यहाँ बैठा देंगे कहीं पर भी तो वो z r के दाएं हो जाएगा, इसलिए r यहाँ पे और r का बायां कौन बैठ गया, z। और पूछा गया है कि छोरों पर कौन बैठा है, तो साइड्स पर, कॉर्नर्स पर बैठे हैं p और r। आसान सा प्रश्न था, थोड़ा सा इंग्लिश में एरर है उसको मैंने करेक्शन करा दिया, हिंदी में कहाँ पे एरर है वो भी मैंने करेक्शन करा दिया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। PALE को 2134, अर्थ को 41590, तो पर्ल को कैसे कोड किया जाएगा। अब ये फिक्स कोडिंग का केस है, क्या तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं, बिल्कुल। कैसे फिक्स कोडिंग है, P के लिए कोड फिक्स हो गया 2 और हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। आगे देखते हैं EARL का कोड। अब EA का कोड कहाँ से हम निकाल सकते हैं, यहाँ से, ठीक। EA क्या हो जाएगा, 4 1 हमको कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन बी में, तो यही हमारा आंसर होगा। हमको पूरा चेक नहीं करना पड़ा, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। उसके बाद RL का क्या हो जाएगा, 3, लास्ट में 3 है, और R का कितना हो गया, R का हो गया 5, तो R का हो गया यहाँ पे 24153 हमारा कोड होगा, किसका, पर्ल का। आसान प्रश्न है ना, बहुत आसान है। कौन से सिंबल्स को रखा जाए, बताइएगा। ABCD में वो कौन सा सिंबल है जिनका हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ये तो बिल्कुल यूज नहीं कर सकते क्योंकि इक्वल का साइन नहीं दिया हुआ है, तो ABC में कौन सा यूज कर सकते हैं, पहला वाला लोगे तो 6 चौक 24 और 15 में से 9 का डिफरेंस निकालोगे, इक्वल नहीं होगी दोनों कंडीशन, हटा दिया। यहाँ पे ध्यान दो, 6 चौक 24 में से 9 जाएगा, इक्वल में 15 आ जाएगा, तो ये वाला जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही हो गया एकदम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोडिगल एक वर्ड है, बहुत आसान क्वेश्चन है, को कोड किया गया है DORPLAGI। लॉजिक क्या लगाया है, अल्फाबेट्स को रिवर्स कर दिया गया हाफ पोर्शन पे। कैसे, 4 पोर्शन में हाफ कर लो, बताया था ना, जितने अल्फाबेट हैं अगर हाफ पोजीशन करता है तो 8 है तो 4 में करेगा या 2 में करेगा, है ना, या फिर आपका और कैसे कर सकता है, 8 है तो ऐसे ही पेयर करेगा, ऑड में नहीं आएगा। अगर 7 है तो 2 1 2 के पेयर में, ऐसे 3 1 3 के पेयर में वो ब्रेक कर सकता है ना। तो यहाँ पर क्या देखा, 4 के पार्ट में डी प्रॉड को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया DORP, और IGAL को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया है LAGI। बस उठा के लॉजिक रख देंगे, आंसर आ चुका होगा ना अब तक। क्या हो जाएगा, ब्राइटन में GIRB कहाँ मिल रहा है, B में और D में। फिर NETH कहाँ मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन D में, तो यही हमारा आंसर होगा। मिसिंग नंबर का प्रश्न है, सॉल्व कीजिए। क्लियर दिख रहा होगा सभी को। क्या हो जाएगा, बहुत आसान, देखो 8 का डबल में से 1 कम कितना आ गया, 15, है ना, में से 1 कम कितना आ गया, 15। 15 का डबल से 1 कम कितना आ गया, 29। 29 का डबल से 1 कम कितना आ गया, 57। उसी तरह 57 का डबल में से 1 कम करेंगे 113, और 113 की जो वैल्यू आएगी उसका डबल से 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225। बहुत आसान था ये, तो बहुत ही आसान था। मिसिंग नंबर में इतना आसान प्रश्न, वाह भाई वाह।
अगला क्वेश्चन है आकृति लेखन सामग्री पेंसिल तथा आलू। अब ये तो कोई भी बता लेगा, बच्चा भी बता लेगा कि आकृति लेखन सामग्री पेंसिल और आलू में जो रिलेशन लगाएंगे वो कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ डी। क्योंकि जितनी भी पेंसिल्स हैं वो सारी की सारी आकृति लेखन सामग्री हैं और आलू क्या है, आलू भोज्य खाद्य वस्तु है, ना कि लेखन सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। इतने ही क्वेश्चन थे, थोड़ा टोटल 30 हो गए। तो रीजनिंग के सेगमेंट में जितने भी क्वेश्चन है आपने देखे कैसे क्वेश्चन है, बहुत आसान है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन फंसेंगे और वो क्वेश्चन सिर्फ लॉजिकल पोर्शन के होंगे या मिसिंग नंबर के होंगे। 1 मिनट के अंदर हो जाए तो वेल एंड गुड है, और अगर 1 मिनट में ना हो पाए तो भैया छोड़ो, आगे बढ़ो, बाकी जब टाइम बचेगा तब उस पर आ जाना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, आपको बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस पर। तो आपको पता है जो सैटरडे को टेस्ट हुआ था, उस टेस्ट में जो साइंस का पोर्शन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। 25 क्वेश्चन जबरदस्त जन्नाटेदार एकदम से आपको अच्छे से बताया जाएगा। देखिए हम बारिश में आए हैं, एकदम भीग भाग गए हैं, है ना, और आपको बढ़िया से पढ़ाने जा रहे हैं। भीगते हुए मजा आया भैया बारिश में हमको, भीगते हुए आए और आराम से आपको पढ़ाने के लिए पहुंच गए हैं। कोई बात नहीं है। तो सबको नमस्कार, सबको आदाब, सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और सबको शुभकामनाएं। लॉर्ड श्री कृष्णा जो है आपके जीवन को मंगलमय बनाए और आपकी सफलता को बहुत जल्दी आपको दिलाए। चलो भैया, तो हम आपको बता दे रहे हैं भैया, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। पहला प्रश्न है कि सूर्य को देखने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। Which instrument was used to see the sun goes, है ना, बढ़िया क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। देखो हमेशा याद रखिएगा, अगर कहीं सूर्य शब्द दिखाई दिया या सन शब्द दिखाई दिया तो उसके लिए एक शब्द है, वो है भैया कौन सा, हीलियो। जहां पर हीलियो शब्द दिखाई दे देगा वो है मतलब सूर्य, है ना, क्योंकि हीलियो मतलब हीलियम, और हीलियम कहाँ है, सूरज के सरफेस पर पाया जाता है। तो हीलियोस्कोप से हम लोग क्या देखते हैं भैया, तो आपको पता है सूरज को देखते हैं या सूर्य को देखते हैं। तो सूर्य महाराज की या सूर्य देवता का अगर दर्शन करना है तो हमको किस यंत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है, हेलियोस्कोप। जो हम लोग सुबह उठ के ना सूर्य महाराज को ऐसे करते हैं, ओम नमः शिवाय, ये हमारा धार्मिक हेलियोस्कोप है ना। तो हेलियोस्कोप जो है ये आपको याद रखना है, ठीक। चलो, तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। बाकी ठीक है, इसके आगे की कहानी हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में समझाने जा रहे हैं। देखो भैया, अगला प्रश्न है, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है। आपको बताना है कि इनमें से किस इंस्ट्रूमेंट से इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं। पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है अमीटर, तीसरा आपका ओम मीटर और चौथा है वेव मीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे भाई साहब, सभी लोग इसका आंसर देंगे। एक बार जयकारा लगा कर कहिए जय श्री राधे कृष्णा, और राधे कृष्णा का नाम लेकर आंसर देंगे और हो जाएगा आपका अमीटर। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, अमीटर। तो अमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट या यंत्र का प्रयोग किया जाता है, अमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्ट मीटर से क्या मापते हैं, तो आपको पता है मेरे प्यारे दोस्तों, वोल्ट मीटर से नापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या भैया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। ओम मीटर से क्या मेजर करते हैं भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज मेजर करते हैं। बाकी वेव मीटर कोई ऐसा मीटर है नहीं, होगा लेकिन हमारे फिजिक्स में इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो आओ मेरे प्यारे दोस्त, सब लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते।
अगला प्रश्न कहता है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, मल्टीमीटर्स में क्या होता है? आपको बताना है भैया कि मल्टीमीटर में या मल्टीमीटर से क्या मेजर करते हैं। देखो भैया, मल्टी से पता ही चल जा रहा है कि मल्टी का मतलब होता ही है एक से ज्यादा। मल्टी का मतलब ही होता है एक से ज्यादा, है ना। तो मल्टीमीटर की, देखो मल्टीमीटर कुछ एक इस प्रकार की मशीन होती है, इसमें एक सुई धागा वाला या सुई वाला ऐसे लगा होता है, एक यहाँ 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 लगा होता है, ऐसे कई जो है वो बढ़िया रीडिंग वाली स्पॉट्स होते हैं। एक से पोटेंशियल मेजर करता है, एक से इलेक्ट्रिक करंट, एक से चार्ज। तो बहुत सारे क्या है, बहुत सारे मेजरमेंट को एक साथ अगर मेजर करता है तो उसको हम लोग मल्टीमीटर कहते हैं। जैसे वोल्ट मीटर, करंट मीटर, ओम मीटर, इन सब को एक साथ मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं मल्टीमीटर। तो आपसे पूछा जाए कि मल्टीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी में, और इलेक्ट्रिसिटी में कई चीजों की रीडिंग एक साथ लेना क्या कहलाता है, मल्टीमीटर कहलाता है। तो दैट इज द इजी क्वेश्चन, बट आपके दिमाग में थोड़ा सा बैठाना जरूरी था। चलो भैया, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि 80 किलो द्रव्यमान वाली एक वस्तु 60 मीटर पर सेकंड वेग के साथ गतिमान है। वस्तु में उत्पन्न संवेग होगा, कितना होगा, तना लिख दिया है, कोई बात नहीं है। इंसान जो है गलतियों का पुलिंदा है, यहाँ पर गलती हो सकती है ना। चलिए, मास 80, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 80 kg इज मूविंग अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द मोमेंटम जनरेटेड इन द ऑब्जेक्ट। चलो, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो भैया, मास दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 80 किलोग्राम दे के रखा गया है। वेलोसिटी भी दे के रखा गया है, 60 मीटर पर सेकंड देकर रखा गया है। क्या पता करना है, मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, mb होता है। मतलब संवेग बराबर क्या होता है भैया, द्रव्यमान गुणे वेग। मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। चलो भैया, तो अब आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा। मास की वैल्यू कितनी दी गई है, मास कितना दिया गया है, 80 kg, बी कितना दिया गया है, 60 मीटर पर सेकंड, आठ छक्का 4800, कितना हो जाएगा भैया, 4800 क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो अब देख लो भैया, 3800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो ये आपको यूनिट भी याद करना है कि मोमेंटम की इकाई क्या होगी, मास का क्या होगा, किलोग्राम, वेलोसिटी का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। ठीक, तो अब इसका आंसर 4800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे दोस्त, समझिएगा, बहुत इजी है। बस आपको यह देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है। बढ़िया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन कहता है कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, बोथ आर ट्रांसवर्स वेव। दूसरा कहता है दोनों अनुदैर्ध्य तरंग है, बोथ आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। सी कहता है ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है जबकि प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य होती हैं। साउंड वेव्स आर ट्रांसफर एंड लाइट वेव ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल। आफ्टर दैट डी ऑप्शन, ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। तो डी इसमें सही आंसर है, डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम अपने बच्चों को बताते हैं भैया कि कौन सी तरंगे कैसी होती हैं, ये आपको बताते हैं। तरंगे दो प्रकार की होती है, एक होती है अनुप्रस्थ तरंगे मतलब ट्रांसवर्स वेव, और दूसरा होता है अनुदैर्ध्य तरंगे या उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। ठीक, तो आपको पता है ऐसी तरंगे जो कण के दिशा के समानांतर चलती है
उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, उसको हम लोग बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे। और जो ठीक है एक दूसरे के क्या होते हैं लंबवत होते हैं उनको अनुदैर्ध्य तरंग। तो आपको पता है ध्वनि तरंगे क्या है, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, जबकि प्रकाश तरंगे क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे। ये बात आपको याद रखना है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव ये दोनों में ठीक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि किस प्रकार की तरंगे हैं, तो आप बता दोगे अनुदैर्ध्य तरंग। प्रकाश कैसी तरंगे है, अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक, चलो अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है ध्वनि तरंगों की गति 700 मीटर पर सेकंड है। ध्वनि तरंगे 7 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लेगी? बढ़िया क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इज कितना है भैया, 7 मीटर पर सेकंड है। हाउ लॉन्ग विद द साउंड वेव ट्रेवल इन 7 किलोमीटर, आपको बताना है। बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा या कैसे इसको निकाला जा सकता है। बहुत बढ़िया है, सभी लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आने वाला क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। चलिए चलो भैया, चलिए स्पीड ऑफ साउंड क्या है देखिएगा। स्पीड ऑफ साउंड क्या है बाबू, 700 मीटर पर सेकंड है। 700 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस d इज इक्वल टू कितना है, 7 किलोमीटर है। 7 किलोमीटर को हम किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000 मीटर हो जाएगा। 7000 मीटर हो जाएगा। बहुत आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल बटा क्या हो जाएगा, दूरी या दूरी बटा, हम लोग निकालते नहीं हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। अब हमको समय निकालना है तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल। दूरी कितना दिया गया है, 7000 दिया गया है और चाल कितने हैं, 700 है। 10 10 10 10 और 7 धामा 70, तो कितना आ जाएगा भैया, 10 सेकंड। टी बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेकंड हो जाएगा। चलो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बस किलोमीटर था मीटर में बदल लेना था। बाकी वही सामान्य वाला चाल बराबर दूरी बटा समय, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फार्मूला लगाया जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है? सीधा सीधा इसमें क्या पूछा है, सीधा सीधा इसमें पूछ लिया है भैया, सीधा सीधा इसमें क्या पूछा है, सीधा सीधा पूछ लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक का फार्मूला क्या होता है, बस कोई नहीं। तो अपवर्तनांक बराबर होता है, ठीक है, हवा में प्रकाश की चाल बटा क्या होता है, पदार्थ में प्रकाश की चाल, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी से याद होगा, ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। चलो अगला प्रश्न, अगला है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आपको बताना है इसकी गति पहले से कम हो जाती है फिर बढ़ती है, गलत आंसर। इसकी गति बढ़ती है, ये भी गलत आंसर। इसकी गति कम हो जाती है, हाँ, पूछा क्या है, पूछा है कि विरल माध्यम से, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब क्या होता है। तो याद रखिएगा स्पीड स्लो हो जाती है, क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बस
अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकल लंबाई मतलब f इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 50 सेंटीमीटर दिया गया, फोकल लेंथ दिया गया है 50 सेंटीमीटर। इसकी शक्ति की गणना कीजिए, d की गणना करना है। तो आपको पता है लेंस की क्षमता मतलब d इज इक्वल टू 1/f होता है, d इज इक्वल टू 1/f होता है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था भैया, है ना। तो अब बहुत आसानी से 1/f की वैल्यू 50 दिया गया है, f की वैल्यू 50 दिया गया है, बहुत आसानी से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में बदल लेते हैं। सेंटीमीटर दिया गया है, इसको मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो अब 50/100 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100/50 हो जाएगा। 50 से करना 50, 50 दूना 100 हो जाएगा। 2D इज द करेक्ट। D इज द डायोप्टर, लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर, है ना। तो बहुत आसानी से ये चीज निकल जाएगी। फार्मूला बस आपको यही याद करना है, d इज इक्वल टू 1/f। बस यहाँ सेंटीमीटर दिया है, इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। f की वैल्यू हमने क्या रख दिया है, 50/100 रखा है। अब जब ये 100 ऊपर जाएगा तो 100/50 हो जाएगा। अब 50 से काटेंगे, 50 से करना 50, 50 दूना 100, 2 डायोप्टर करेक्ट आंसर। चलो भैया अगला है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपयोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। तो आपको बहुत आसानी से पता है, शक्ति बराबर क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, कार्य बटा समय। क्या होता है भैया, कार्य बटा समय होता है। क्या होता है भैया, कार्य बटा समय होता है। मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। ठीक, पावर इसका कितना है, 50 है, 50 वोल्ट है। कार्य इसने कितना किया है, 1000 जूल। क्या निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000/50 हो जाएगा। एक कट गया, एक कट गया, कितना हो जाएगा भैया, 20 पंचे 100 हो जाएगा। कितना जाएगा भैया ना, T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेकंड आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई दम नहीं था, कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में। चलो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक, चल आगे बढ़ते अगले प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो याद रखिएगा, अगर हवा तेज चल रही है, मतलब स्पीड ऑफ विंड तेज है, तो वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। ताप अगर ज्यादा है तो वाष्पीकरण की दर भी ज्यादा होगी। क्षेत्रफल ज्यादा है, मतलब एरिया ज्यादा है, तो भी क्षेत्रफल ज्यादा तो भी वाष्पीकरण की दर ज्यादा होगी। लेकिन अगर कहा जाए भैया कि अगर नमी ज्यादा हो जाएगी वायुमंडल में, तो क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण की कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा, नमी या ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर जो है वो क्या करता है, वाष्पीकरण की दर को कम कर देता है। देखिए मई के महीने में कपड़ा सुखाते तो बड़ी तेजी से सूख जाता है, क्योंकि वायुमंडल में ठीक है ह्यूमिडिटी नहीं होती। लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में ह्यूमिडिटी आ जाती है, आर्द्रता आ जाती है, तो कपड़े देर में सूखते हैं। इसका मतलब वाष्पीकरण की दर को किसने कम कर दिया, ह्यूमिडिटी ने कम कर दिया है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब चयन क्रिया के दौरान परमाणुओं में प्रोटॉन की क्षति होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा है, अब चयन क्रिया में के दौरान परमाणुओं में प्रोटॉन उत्सर्जित होते हैं। अब चयन क्रिया के दौरान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है। अब चयन क्रिया के दौरान परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। कोई बात नहीं है, बस आपको इतना देखना है, ऑक्सीडेशन जो है वो क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या भैया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जबकि रिडक्शन क्या है, रिडक्शन है भैया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कौन है भैया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लेने वाला कोई काम है इसमें,
इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, प्रोटॉन की क्षति होती है। अपचयन अपक्रिया के दौरान परमाणुओं में प्रोटॉन उत्सर्जित होता है, अपक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन की क्षति होती है, अपचयन अपक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन्स उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इसमें सही कर लीजिए कोई ऑप्शन। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। यहां ये सही कर लीजिए, ग्रहण करता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो याद रखिएगा नीला लिटमस मतलब ब्लू लिटमस को, ठीक है, रेड कौन करता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? एसिड करता है। यहां पर ब्लू हो जाएगा, ब्लू को रेड कौन करता है? एसिड करता है। ये हम इसलिए याद करा दे रहे हैं क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाता है ना, रेड को ब्लू कर देते हैं इस तरह से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, ब्लू लिटमस को रेड कौन करता है? एसिड करता है। तो सिरका क्या है? एसिड है। सिरका क्या है भैया? एसिड है, बाकी सब बेस है। चलिए अगला प्रश्न है, तत्वों का दूसरा समूह क्या कहलाता है? तत्वों का जो दूसरा समूह है वो क्या कहलाता है? तो पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें भैया, तो पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 क्या है? समूह है। कितने समूह है? 18 समूह। 1 2 3 4 और ये 18 है। तो एक वाले को बोलते हैं अल्काली मेटल और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं? अल्काली अर्थ मेटल बोलते हैं। तो ये कौन सा है भैया? अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्काली मेटल। तो हाइड्रोजन जो है वो 17 ग्रुप नंबर 17 को बोलते हैं, अल्काली मेटल ग्रुप नंबर 1 को बोलते हैं, अल्काली अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 को बोलते हैं और निष्क्रिय गैस ग्रुप नंबर 18 को बोलते हैं, इसको बोलते हैं। चलो तो बहुत आसानी से सबका नाम याद हो गया। अगला प्रश्न है लैथेनाइड। बढ़िया क्वेश्चन है। लैथेनाइड आपको पता है, लैथेनाइड जो है वो 58 लैथेनाइड ग्रुप है। लैथेनाइड सीरीज जो नीचे आप देख रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल पर, यहाँ और यहाँ, ये लैथेनाइड है और ये एक्टेनाइड है। ठीक है, तो लैथेनाइड 58 से लेकर 71 तक है और ठीक है 58 से 71 तक है और एक्टेनाइड जो है वो 89 से 102 तक है। अगला प्रश्न, प्रकृति के मुक्त रूप में कभी नहीं पाया जाता है? कैल्शियम, ठीक है, कॉपर, फिर उसके बाद है आपका Au मतलब सोना, Ag पारा, जल्दी से बता दो भैया, सिल्वर, Ag सिल्वर है ना। तो क्या नहीं पाया जाता है? मुक्त रूप से सोना नहीं पाया जाता। अगला प्रश्न है किसको पानी में घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है, है ना। तो आपको बताना है कि किसको पानी में घोलने पर, ठीक है, पानी में घोलने पर ठीक जिप्सम में बदल जाता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोग बता देंगे। बढ़िया सा क्वेश्चन है, इसकी तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, रटा रटाया क्वेश्चन था, आपको बताना था। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दे दो इसका, सब लोग, सभी लोग इसका आंसर देते जाइए। चलिए तो आपको पता है कि कैल्शियम सल्फेट जो है, कैल्शियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। कैल्शियम सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। तो ये सबको पता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जब जिप्सम का जो है फार्मूला ही होता है CaSO4 2H2O होगा। चलो अगला है कि कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देख इसमें जब हम लोग
पानी डालते हैं तो जिप्सम में बदल जाता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ बर्ड इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ये बहुत आसानी से हम लोग पढ़े हैं, याद भी। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, हार्पिटोलॉजी में ठीक है किसका अध्ययन करते हैं? रेप्टिलियास का अध्ययन करते हैं या सरीसृप का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न, टैक्सोनॉमी किससे संबंधित है? तो टैक्सोनॉमी जो विविधता से सब, हमारे दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं इनका वर्गीकरण जिसके अंतर्गत किया जाता है उनको टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। चलो भाई, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत आसान है, पादप ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कार्बन है। अगला प्रश्न है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। सबको पता है क्योंकि जीन के हिसाब से ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलो अगला, इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है? तो ओवरी फीमेल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गर्भाशय नाल ये भी क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। गर्भाशय ये फीमेल है। बचा क्या भैया? शुक्र वाहिनी है, वीनस लिख दिया है ना, ठीक है कोई बात नहीं है। स्पर्म डक्ट बोल दीजिए इसको तो भी चल जाएगा, स्पर्म डक्ट बोल देंगे तो भी चल जाएगा। यही क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मेल सेक्स ऑर्गन है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन? पहला है माता के शरीर में एक बच्चे का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द बेबी इनसाइड द मदर। पहला एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनस का जुड़ना, माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण, भ्रूण और इसकी पोषण का विकास करना। आपको बताना है इम्प्लांटेशन क्या है, जल्दी बताओ भैया, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो आपको बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा, जल्दी से थोड़ा सा सोच लो और आंसर दे दीजिए इसका। इम्प्लांटेशन क्या है? इम्प्लांटेशन क्या है? प्रोसेस, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? ये सब बहुत हाईलाइट रहते हैं, ये शब्द आपको मिल जाते हैं। चलिए, जब कोई युग्मनज या जाइगोट यूट्रस से जुड़ता है, क्या होता है? जाइगोट का या फर्टिलाइजेशन हुआ फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ और वो जाइगोट आकर यूट्रस में शिफ्ट होता है, उसी को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे दोस्त? तब आप बता दोगे इम्प्लांटेशन बोलते हैं, है ना। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ? एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब, वहां पर हुआ, जाइगोट का निर्माण हुआ और जाइगोट निर्माण होने के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए वो जाइगोट यूट्रस में जाता है और वो यूट्रस में जाकर शिफ्ट होने की पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगला प्रश्न, मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? तो आपको पता है प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। क्या है भैया? प्रोस्टेट एक ग्लैंड है। चलो भैया, ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए भैया, यूरिनरी सिस्टम में पाया जाता है। ठीक, तो ये रहे 25 क्वेश्चन, आसान थे, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं थे जिसका आपको दिक्कत उठाना पड़े। धन्यवाद, जय हिंद। गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को। मैं विशाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस पर, और मैं लेकर आया हूं आपके लिए जीएस का डिस्कशन, एकदम दमदार, शानदार, मजेदार वाला भाई। ठीक है, एकदम मजेदार वाला। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? देखो भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है यह है, किसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है? विच इज कॉल्ड, है ना, प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। क्या क्वेश्चन है? विच इज कॉल्ड प्लेट्यू कॉन्टिनेंट। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखिए भैया, ऐसा है,
पठारी महाद्वीप की बात हो रही है। किसे पठारी महाद्वीप कहा जाता है? बड़ा सिंपल सा इसका जवाब है अफ्रीका। देखिए क्या होता है, पहली बात तो आप ये जानिए कि पठार किसे कहते हैं। तो पठार का मतलब समझिएगा, जैसे मैदान किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं, मैदान किसे कहते हैं ये तो आप जानते हैं, जैसे ये है ये मैदान है, ठीक है। और पहाड़ किसे कहते हैं ये भी आप जानते हैं, जैसे इस तरह का है तो ये पहाड़ है। पठार कैसा होता है? पठार दरअसल में मेज जैसा उठा होता है, जैसे ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये है ना, ये पठार है, ये क्या है? पठार है। तो आपको यही समझना है पठार। और जो पठार होते हैं, है ना, जो पठार होते हैं वो क्या होते हैं? कड़े, ठीक है, कड़े होते हैं, मतलब थोड़ा सा मजबूत उसकी चट्टानें होती हैं। तो आप अगर देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में कुछ ऐसी ही स्थिति है। तो अफ्रीका महाद्वीप को एक तो पठारी महाद्वीप कहा जाता है, इसके अलावा इसको अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। दोनों याद रखिएगा, पठारी महाद्वीप भी कहते हैं और अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। एशिया को क्या कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है सभ्यताओं का पालना। क्या कहा जाता है? सभ्यताओं का पालना। और सभ्यताओं का पालना या सभ्यताओं का घर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दुनिया की प्राचीनतम जो सभ्यताएं हैं, जो दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं, उसका विकास यहीं पर हुआ है, ठीक है। इसी वजह से सभ्यताओं का पालना या सभ्यताओं का घर कहते हैं। अच्छा, यूरोप को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब यूरोप को कहा जाता है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। और इसका मतलब समझिएगा कि क्या है। देखिए प्रायद्वीप की अगर हम बात करें तो प्रायद्वीप मतलब होता है पेनिनसुला, ठीक है। पेनिनसुला मतलब ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। और यूरोप की अगर आप बनावट देखेंगे तो यूरोप जो महाद्वीप है ये अपने आप में तीन तरफ से पानी से तो घिरा ही है, इसके अलावा भी यहां पर बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। मतलब प्रायद्वीप मतलब यूरोप खुद भी प्रायद्वीप है दिखने में, और इसके अलावा यूरोप में कई सारे प्रायद्वीप हैं, जैसे आइबेरिया का प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप, जूटलैंड का प्रायद्वीप, कारा प्रायद्वीप, कई सारे प्रायद्वीप हैं, ठीक है। मैप में आप कभी ध्यान से देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जहां पर स्पेन और पुर्तगाल है उसको आप आइबेरियन प्रायद्वीप कहेंगे, जहां पर डेनमार्क है वो जूटलैंड का प्रायद्वीप है, ठीक है। जो आपका नॉर्वे, स्वीडन और नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, हाँ नहीं, नॉर्वे, स्वीडन और एक और देश है फिनलैंड, ये देश जहां पर है वो कौन सा है? स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप है, ठीक है। तो आप देखिएगा तो आपको यूरोप में कई सारे प्रायद्वीप दिखेंगे और खुद यूरोप भी प्रायद्वीप जैसा दिखेगा, ठीक है। इसीलिए इसको प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस। तो यह आपको याद रखना है कि इसको लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि अलग अलग प्रायद्वीपों महाद्वीपों को क्या नाम दिया गया है वो हमने आपको बता दिया। आई होप कि आप इसे याद रखेंगे, ठीक है भैया। और इसके अलावा अगर आप एक और जानना चाहें तो देखिए जो नॉर्थ अमेरिका है उसको कहा जाता है नई दुनिया, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है उसको नई दुनिया कहा जाता है, और जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी स्थित है? विच हिल इज सिचुएटेड एट द मीटिंग है ना पॉइंट ऑफ ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स। तो देखो भैया यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो जैसे सपोज ये इंडिया का मैप बना दिया तो होता क्या है कि यहां पर पश्चिमी घाट है और यहां पर क्या है? ये पूर्वी घाट है, और ये दोनों जहां पर मिलते हैं, ये दोनों जहां पर मिलते हैं ये हिस्सा, यही क्या है? यही है नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या है? नीलगिरी की पहाड़ियां। तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियां अगर कभी पूछ ले कि किन दो राज्यों में विस्तृत है तो केरला और तमिलनाडु में। कहां कहां विस्तृत है? केरला और तमिलनाडु में इसका विस्तार है, और ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। एक बात और सुन लीजिए, जैसे जो दक्षिण भारत है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है अन्नाईमुडी। कौन सी है? अन्नाईमुडी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अन्नाईमुडी है भाई साहब, ये अन्नाईमुडी कहां पर है? ये अन्नाईमुडी इसी अन्नामलाई पहाड़ी में है,
हाईएस्ट इन साउथ इंडिया, हाईएस्ट इन साउथ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है एक तो कि हाईएस्ट इन साउथ इंडिया, ठीक है। अच्छा, बाकी ये जो नीलगिरी पहाड़ी है इसकी जो हाईएस्ट पीक है, जो हाईएस्ट पीक इसकी हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? आपने सुना होगा दोदा बेट्टा। कौन सी है? दोदा बेट्टा। जबकि पूरे भारत की अगर हम बात करें तो केटू या गाडविन आस्टिन, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी आप जानते हैं कि सिक्किम की पूछ ले तब भी कंचनजंगा बताएंगे, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो नंदा देवी बताएंगे, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो गुरु शिखर बताएंगे, सतपुड़ा की पूछ ले तो धूपगढ़ी बताएंगे, और विंध्य पर्वत या अमरकंटक की पूछ ले तो मैकाले बताएंगे, ठीक है। सॉरी, मैकाले की पूछ ले तो अमरकंटक बताएंगे, मैकाले पर्वत श्रेणी की अमरकंटक, और मैकाले को भी विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा माना जाता है, इसलिए विंध्य का भी अमरकंटक ही कंसीडर कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है असत्व युग्म का चयन कीजिए। असत्य युग्म का, देखो भैया 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। बिल्कुल ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको गलत बताना है। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर केवल हिंदी दिवस पूछता तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये भी ठीक है, लेकिन युवा दिवस के मामले में आपको एक बात जाननी है कि अगर यहीं पर विश्व युवा दिवस पूछ लेता, क्या विश्व युवा दिवस, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 12 अगस्त को। और देखिए 15 जनवरी को राष्ट्रीय थल सेना दिवस, नेशनल आर्मी डे, ठीक है। ये जो लिखा है 24 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, यही गड़बड़ है, क्योंकि यह कब मनाया जाता है? ये 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में पहली बार भारत में इलेक्शन कमीशन की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ा जाए तो भैया अगला क्वेश्चन देखो, आर्थिक विकास की माप। क्या क्वेश्चन है? आर्थिक विकास की माप, ठीक है, के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बेहतर माप है? ठीक है, मतलब यह है कि अगर आपको ये देखना हो बेटर मेजरमेंट किसका? इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ठीक है। जैसे इंडिया है तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कितनी डेवलप कर रही है, कितनी विकसित है, कितनी नहीं, अगर ये कंसीडर करना हो, मेजर करना हो, तो आपको किससे बेहतर मेजरमेंट मिल सकता है? नेशनल इनकम से, ठीक है, नेशनल इनकम से। हालांकि ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर नेशनल इनकम ऑप्शन में ना हो तो इसका जवाब होता है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। और मान लीजिए कि नेशनल इनकम ऑप्शन में दिया भी हो, ठीक है, नेशनल इनकम ऑप्शन में दिया भी हो और ऑप्शन में प्रति व्यक्ति आय भी दिया हो, और क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना किस आधार पर करना ज्यादा उचित होता है, तो प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय आय की नहीं, यह आपकी आर्थिक विकास, आर्थिक विकास की गणना अगर करनी है तो वास्तव में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर करने पर हमें छोटे से छोटे तबके तक की जानकारी मिल जाती है कि कितनी विकास हुआ है, ठीक है। तो खैर ओवरऑल समग्र रूप से इसका जवाब होता है राष्ट्रीय आय। अगला क्वेश्चन है ना, बाकी राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? यह करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक। ध्यान दीजिए, सर्न पूछ रहा है कि SERN, सर्न क्या है, ठीक है। तो भैया ध्यान दीजिएगा, जो सर्न है यह एक्चुअली में यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है। क्या है? यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन है, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1954 में स्थापना हुई थी, और इसका हेड ऑफिस पूछ ले तो कहां पर है? जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है। और इसके मेंबर कंट्रीज कितनी है फिलहाल वर्तमान में? तो 23 देश इसके क्या है? मेंबर है, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए। WTO का पूर्ववर्ती नाम पूछ रहा है। WTO का पूर्ववर्ती नाम बताना, मतलब WTO को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो भाई साहब इसका जवाब है गैट। और जरा ध्यान दीजिएगा, गैट का मतलब क्या है? गैट का मतलब है जनरल, क्या है? जनरल अग्रीमेंट, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ट्रेड एंड टैरिफ, ये इसका क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है। अब जरा ये भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका है गैट, ये कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था, और इसी गैट को 1 जनवरी 1995 को कन्वर्ट कर दिया गया किसमें? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। और फिलहाल इसका हेड ऑफिस कहां पर है? हेड ऑफिस इसका कहां पर है भाई? जिनेवा में है। और यह भी याद रखना है कि इसके मेंबर कंट्रीज कितनी हैं? 164, और 164th मेंबर हाल ही में
है ना, बनाया गया था कुछ दिन पहले। किसको? अरे वही अफगानिस्तान जहां पर है तालिबान। ठीक है भैया, तो याद रखिएगा ये पूरा मामला WTO का हमने आपको समझा दिया। ठीक, आगे बढ़ा जाए। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार कहां पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा जो कोल रिजर्व है वो कहां पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो भाई साहब देखो, कोल रिजर्व अगर पूछ रहा है तो इसका जवाब है झारखंड। लेकिन है ना, अगर टॉप प्रोड्यूसर पूछा जाता तब क्या जवाब होता आपका? अगर टॉप प्रोड्यूसर पूछ लेते, सबसे बड़े उत्पादक पूछ लेते, तो छत्तीसगढ़ पहली पोजीशन पर है। ठीक है, छत्तीसगढ़ पहली पोजीशन पर है, याद रखिएगा, एकदम लेटेस्ट डाटा है ना। पिछले साल उड़ीसा था, अब छत्तीसगढ़ है। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भ संघीय बजट से है? क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल रेफर्स टू द यूनियन बजट? ठीक है, तो भैया इसमें से किसका संबंध यूनियन बजट से है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि भैया बात किसकी हो रही है? बात हो रही है बजट की। वी आर टॉकिंग अबाउट बजट। ठीक है यार, तो बजट का इसका जवाब है कटौती प्रस्ताव। ठीक है, कट मोशन। देखिए कटौती प्रस्ताव क्या होता है? जो बजट की डिमांड है, जैसे मान लीजिए बजट में 10 रुपए की डिमांड की गई। ठीक है, तो बजट में यदि 10 रुपए की डिमांड की गई है, ठीक है, बजट में यदि 10 रुपए की डिमांड की गई है, तो अगर उसमें 1 रुपए की कटौती कोई चाहता है या 50 पैसे की कटौती चाहता है विपक्ष, तो इस प्रकार का कटौती प्रस्ताव ले आते हैं। और कटौती प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो बजट में उतने रुपए की कटौती करनी पड़ती है। और कटौती प्रस्ताव के पारित होने का मतलब है कि सरकार का लोकसभा में अविश्वास है और ऐसे में उसे त्यागपत्र देना पड़ सकता है। ठीक है, और कटौती प्रस्ताव भी मुख्य रूप से लोकसभा में ही आता है। बाकी भी सारे प्रस्ताव हैं। निंदा प्रस्ताव क्या करने के लिए है? भाई देखिए, निंदा प्रस्ताव भी लोकसभा में लाया जाता है सरकार की नीतियों की आलोचना करने के लिए। ठीक है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव किस लिए होता है? किसी मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए या सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए। स्थगन प्रस्ताव किसी चर्चा के दौरान बीच में यह प्रस्ताव लाया जाता है कि अब स्थगित कर दिया जाए। ठीक है, खैर तो बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, कटौती प्रस्ताव इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन बनाए रखने का प्रावधान है? ठीक है, देखिए मतलब यह है, आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज टारगेटेड टू बी केप्ट इन द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भैया सीधा सीधा इसका जवाब है 33%। हाउ मच? 33%। ठीक है, और जो भारत की राष्ट्रीय वन नीति आई थी, यह कब आई थी? 1988 में। कब आई थी? 1988 में। तो 1988 में। देखिए एक बात समझिए, जैसे जो वन नीति हमारी है वो कहती है कि 33% क्षेत्र पर है ना वन होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में है कितना? तो 24.56% पर है। ठीक है, 24.56% पर है। और जिसमें सबसे ज्यादा कहां पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन मिलेंगे। ठीक है, तो खैर ये भी याद रखिएगा। ठीक, हालांकि अगर प्रतिशत वन की बात करेंगे तो मिजोरम में सबसे ज्यादा वन मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। और अगर आप ध्यान दीजिए तो वनों की कटाई को रोकने के लिए एक है भारतीय वन अधिनियम, एक है भारतीय वन अधिनियम जो कि 1926 में पारित किया गया था, और एक है वन संरक्षण अधिनियम। तो जो वन संरक्षण अधिनियम है यह कब पारित हुआ था? 1980 में पारित हुआ था। ठीक है, तो दोनों अलग अलग मुद्दे हैं, आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ठीक है, सबसे डीपेस्ट लेक बताना, डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। तो भैया देखिए इसका जवाब है बैकाल। और बैकाल को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। और आपको पता है कि साइबेरिया कहां पर है? साइबेरिया रूस में है। कहां पर है? रसिया में है। ऐसे समझ लीजिए कि रूस के पूर्वी हिस्से को साइबेरिया कहा जाता है ना, जो एशिया में पड़ता है। ठीक है, अच्छा टीटिकाका कहां मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको पेरू और बोलीविया की सीमा पर। पेरू व बोलीविया की सीमा पर। ये दोनों देश हैं, पेरू और बोलीविया देश हैं। कहां पर है? साउथ अमेरिका में है। कहां पर है भैया? साउथ अमेरिका में है। ठीक है, और एक बात सुनिए कि ये जो टीटिकाका है ये क्या है ना, ऊंचाई पर है ना, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई या हाइट कह लीजिए, ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है या नौकागम्य झील है। नौगम्य
झील। ठीक है, आई होप कि आप इस बात को समझ पा रहे हैं। ठीक, अच्छा ध्यान दीजिए, विक्टोरिया झील कहाँ की? अफ्रीका की, है ना, लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका। ठीक है, कहाँ की? अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, अफ्रीका में लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इन अफ्रीका। ठीक, अच्छा मृत सागर, मृत सागर कहां पर है? मुख्य रूप से जॉर्डन में है, सबसे नीची झील माना जाता है। ठीक है, धरती पर जो सबसे, है ना, निचला स्थल है वो इसी को माना जाता है, सबसे नीची। ठीक है, सबसे नीची। ठीक, तो सबसे नीची है। ठीक है, मतलब समुद्र तल से बहुत नीचा है। ठीक है, इसका जो जल स्तर है, बैकाल तो गहरी पूछा था। ठीक है, हालांकि लार्जेस्ट लेक पूछ ले पूरी दुनिया की, लार्जेस्ट लेक अगर पूरी दुनिया की पूछ ले तब आपका जवाब क्या होगा? लार्जेस्ट लेक पूरी दुनिया की पूछ ले तो आपका जवाब होना चाहिए कैस्पियन सागर। क्या होना चाहिए? कैस्पियन सागर, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील। लेकिन अगर लार्जेस्ट लेक पूछा जाए और फ्रेश वाटर की, कौन सी? फ्रेश वाटर की, तब आपका जवाब होगा सुपीरियर, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। ठीक है, अच्छा तो यह याद हो जाएगा, अलग अलग सब याद रखना भी पड़ेगा भाई साहब। ठीक है, कैस्पियन जो है वो खारे पानी की है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में है लेकिन राजनीतिक रूप से यूरोप में है? इसको ध्यान से समझिए, आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, है ना, डिस्पाइट बीइंग ज्योग्राफिकली लोकेटेड इन अमेरिका इज पॉलिटिकली अ पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में इसका जवाब क्या है? ग्रीनलैंड है। अब देखिए होता क्या है, आप एक काम करिएगा, आप मैप अपने सामने वर्ल्ड मैप ओपन करिएगा। जब आप वर्ल्ड मैप ओपन करेंगे, जब आप वर्ल्ड मैप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे जो उत्तरी अमेरिका है उसको देखिएगा, उत्तरी अमेरिका के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा ग्रीनलैंड। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी अमेरिका के जस्ट ऊपर। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के जस्ट ऊपर आपको नजर आएगा ग्रीनलैंड। ठीक है, उसके बाद आप बगल में देखेंगे तो आपको कौन सा महाद्वीप दिखाई देगा? यूरोप दिखेगा। और यूरोप में एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। क्या है? डेनमार्क। ठीक है, और आप देखेंगे तो डेनमार्क का ही अधिकार है ग्रीनलैंड पर, डेनमार्क का ही अधिकार है ग्रीनलैंड पर। ठीक है भैया, तो अगर आपसे पूछ ले और इस तरह से क्या हुआ कि भैया राजनीतिक रूप से ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है? डेनमार्क का, और डेनमार्क किसका हिस्सा है? यूरोप का। जबकि अगर भौतिक रूप से देखें तो ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है कि नहीं है? अच्छा, अब जरा एक चीज और ध्यान दीजिए कि ग्रीनलैंड जो है ये लार्जेस्ट आइलैंड भी है दुनिया का, लार्जेस्ट आइलैंड भी है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। हालांकि दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है ना, वो कौन सा है? वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह। ठीक है, ग्रुप ऑफ आइलैंड, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडोनेशिया है। और इंडिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रेट, है ना, ग्रेट निकोबार है। ठीक है, सॉरी ग्रेट निकोबार नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। ठीक है, हालांकि क्षेत्रफल के दृष्टि से उत्तरी अंडमान है। अगर क्षेत्रफल के छोड़ दिया जाए, जनसंख्या की बात की जाए, तब कौन सा होगा? जनसंख्या की दृष्टि से साल सेट होगा जिस पर मुंबई बसा है। ठीक है, और सबसे बड़ा द्वीप समूह भारत का अंडमान निकोबार माना जाता है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखो भैया कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है नागरहोल। ठीक है, तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है एक्चुअली में इसी का दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसको याद रखिएगा। रही बात नेशनल पार्क सी, अन्य राष्ट्रीय उद्यान की, तो भैया भारत में टोटल कितने हैं? 104। ठीक, याद रखिए। आगे बढ़ा जाए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? देखिए है क्या क्वेश्चन, क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है? मंत्री परिषद की बात कर रहा है। ठीक है, मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति मतलब, है ना, मंत्री परिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना और उसे क्या करना? हटाना। ठीक है, उसे हटाना, रिमूवल। ठीक, तो देखो भैया ये है आर्टिकल 75 में। दरअसल होता क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 75 के 1 में क्या लिखा है? आर्टिकल 75 के 1 में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट क्या करेगा, है ना, प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाएगा, प्रधानमंत्री उस व्यक्ति को बनाएगा जो क्या है? जिसका लोकसभा में
बहुमत है, लोकसभा में बहुमत जिसका है उसी को क्या बनाएगा, उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात कि जो अन्य मिनिस्टर्स होंगे उनकी भी नियुक्ति कौन करेगा, उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसकी सलाह पर, पीएम की सलाह पर, पीएम की सलाह पर नियुक्ति करेगा। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है, तो ये याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दक्षिण पूर्व एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल अवरुद्ध देश है? इन साउथ ईस्ट एशिया ओनली द फॉलोइंग आर लैंड लॉक्ड कंट्री इज। ठीक है, तो बताइए भैया, लैंड लॉक कंट्री का मतलब समझिए भाई, यहां पर जो लैंड लॉक कंट्री की बात हो रही है यह स्थल अवरुद्ध देश की बात हो रही है। देखिए, जब बात होती है देश की, जब बात होती है देश की, तो ऐसे समझिए कि ऐसा देश जिसकी तटीय सीमा ना हो, ठीक है, ऐसे देश जिसकी तटीय सीमा नहीं होती है उनको कहा जाता है स्थल अवरुद्ध या लैंड लॉक कंट्री। लेकिन जब बात राज्यों की आती है, जैसे भारत में अगर हम बात कर लें, तो ऐसे राज्यों को स्थल अवरुद्ध माना जाता है जिसकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा ना हो। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा ना हो। ठीक है, आई होप कि आप बात को समझ पा रहे हैं। तो अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है तो वो ऐसे राज्य को लैंडलॉक स्टेट कहेंगे। ठीक है, और अगर तटीय सीमा नहीं है तो ऐसे देश को लैंडलॉक कंट्री कहेंगे। और यहां पर इसका जवाब क्या है, लाओस। ठीक है, क्या है, लाओस। ठीक, आगे बढ़ा जाए, बड़ा छोटा सा देश है। और इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में 5 ऐसे राज्य हैं जो कि स्थल अवरुद्ध हैं। कौन कौन से आप देखेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, ठीक है, और कौन सा बच गया, एक और, झारखंड, हाँ झारखंड। ठीक है, झारखंड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको मिलान करना है, बताना है कौन सा कहां पड़ता है। देखिए भैया, ये जो आपके है ना सामने लिखा हुआ है, ये सब क्या है, ये स्टील, ठीक है, स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड है, इस्पात उद्योग से रिलेटेड है। ठीक है, तो इस्पात या स्टील से रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं, आपको बताना है कौन सा किस राज्य में है। तो भाई भिलाई आपको पता है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, राउरकेला आपको पता है उड़ीसा में है, बोकारो आपको पता है झारखंड में है, और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। तो बस मिला लीजिए, बता दीजिए। तो भैया ए को 1 से मिला दो, ठीक है, बी को 2 से मिला दो, सी को 4 से मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, डी का 3 से मिल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, बढ़िया क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस एशियाई देश को मलेरिया मुक्त, है ना, घोषित किया गया है, मलेरिया फ्री कंट्री घोषित कर दिया गया है WHO के द्वारा। तो जरा एक बात को यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि एक्चुअली में इसका जवाब तो है चीन। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि 2016 में श्रीलंका, है ना, 2016 में श्रीलंका को भी घोषित किया जा चुका है, को भी घोषित किया जा चुका है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो एशिया प्रशांत क्षेत्र, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र का मतलब हो गया एशिया महाद्वीप और प्रशांत, है ना, महासागर से लगे हुए जो देशों का पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में श्रीलंका पहला है जो मलेरिया से मुक्त हुआ है और चाइना दूसरा है। ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं ये सेकंड है और ये क्या है, फर्स्ट है। कहां पर भैया, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला मलेरिया मुक्त देश श्रीलंका और दूसरा चाइना। जरा इंडिया के बारे में सुन लीजिए। इंडिया में जो मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम शुरू हुआ, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, इंडिया में मलेरिया उन्मूलन। ठीक है, यहां पूरा लिख दे रहे हैं मलेरिया उन्मूलन। ठीक है, अगर हम इंडिया में मलेरिया उन्मूलन की बात करें तो स्टार्ट कब हुआ, ये स्टार्ट हुआ था कार्यक्रम 1953 में। ठीक है, और दूसरी बात, लक्ष्य कब तक है इसको खत्म कर देने का मलेरिया को, तो 2030 तक। कब तक, 2030 तक। बात समझ पा रहे हैं? तो भैया शुरू हुआ 1953 में और 2030 तक मलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। दुशांबे क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी। ठीक है, ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। इस शहर में अभी हाल ही में कौन सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ है, इंटरनेशनल कौन सा कॉन्फ्रेंस हुआ है दुशांबे में, जिसकी वजह से ये चर्चा में आया, ये आपको बताना है। तो चलिए भैया बताइए फटाफट। फिलहाल आपको बता दें कि ये एक्चुअली में संघाई सहयोग संगठन का यहां पर क्या हुआ है ना,
बैठक हुई है। दरअसल में क्या है, SCO, ध्यान से समझिएगा, जो SCO है इसकी स्थापना हुई है 2001 में। ठीक है, SCO मतलब संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। तो संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका 2001 में स्थापना हुई, लेकिन इसके पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इसके पहले इसे संघाई 5 के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना हुई थी 1996 में। ठीक है, हुआ क्या था कि USSR, यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रसिया, या पूर्व सोवियत संघ के विघटन या खात्मे के बाद स्थापना हुई है संघाई 5 की 1996 में। ठीक है, अमेरिका को कह सकते हैं काउंटर करने के लिए एक तरह से। ठीक है, और इसको SCO नाम दिया गया 2001 में, और 2016 में इसमें कौन से 2 देश शामिल हुए? इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान शामिल हुए, और इंडिया पाकिस्तान के शामिल हो जाने के बाद, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान के शामिल हो जाने के बाद अब इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? 8। ठीक है, 2001 में ताजिकिस्तान शामिल हुआ था, ये जो है आपका ताजिकिस्तान। तो ताजिकिस्तान शामिल हुआ तो संघाई 5 का नाम ताजा बदलकर क्या कर दिया गया? संघाई सहयोग संगठन कर दिया गया। ठीक है, और 2016 में इंडिया और पाकिस्तान भी शामिल हो गए, तो टोटल 8 देश हो गए। ठीक है, अब जरा इसका मुख्यालय भी देख लीजिए, इसका हेड ऑफिस कहां पर है? तो भाई साहब इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है? बीजिंग में है। कहां पर? बीजिंग में। याद करिए, बीजिंग ओलंपिक 2008, बीजिंग ओलंपिक 2008, वो 10 मीटर एयर पिस्टल जब चली थी अभिनव बिंद्रा की, तो गोल्ड लेकर आए थे, गोल्ड पे निशाना लगा था। ठीक है भैया, तो ये आपको याद रखना है। ठीक, अच्छा, इसमें जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं? जैसे आप समझ तो गए ही होंगे कि भैया इंडिया पाकिस्तान है, चाइना है, रसिया है, ताजिकिस्तान है, तो 5 देश तो ऐसे ही हो गए। और कौन बचा? किर्गिस्तान बचा, उज्बेकिस्तान बचा, और कजाक, है ना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, कौन कौन सा बचा? किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, बस यही 3 देश बचे, बाकी सब तो हो ही गया। ठीक है, तो भैया इंडिया है, पाकिस्तान है, ये देख ही रहे हैं, इसके अलावा और कौन है? चलिए हम जो है इसको ब्लू सर्कल कर देते हैं, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, और कौन है? रसिया है। ठीक है, रसिया है। ठीक है, रसिया है। और कौन है भाई साहब? चाइना है। ठीक है, वो दिख ही रहा है। एक और कौन है? ताजिकिस्तान है। इसके बाद और कौन से नाम लिया हमने? एक नाम लिया किर्गिस्तान का। किसका? किर्गिस्तान भी है। और कौन है? उज्बेकिस्तान भी है। कौन सा? उज्बेकिस्तान भी है। ठीक है, और कौन है? और कौन है? और कोई है क्या इस तरह का? हाँ, कजाकिस्तान भी है। कौन सा? कजाकिस्तान भी है। तो भैया जो ब्लू से लिखा हुआ है या ब्लू सर्कल में है वही इसके सदस्य हैं, जो ब्लू से लिखा है या ब्लू सर्कल में है। ठीक है, हो गया? ओके, चलिए। आसियान बहुत पूछा जाता है, आसियान के बारे में कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, यहाँ आसियान की स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा कहां पर? जकार्ता में। कहां पर मिलेगा? जकार्ता में। और इसके सदस्य देश कितने हैं? 10 हैं। कितने हैं? 10 सदस्य हैं इसमें, है ना। इसके बारे में बात करेंगे, बहुत आसान सी इसकी एक ट्रिक है, लेकिन फिर किसी दिन बात करेंगे। ठीक है, नाटो की अगर बात करें तो नाटो जो है ना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, आई थिंक 48 या 49 में स्थापित हुआ था, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये नाटो है। नाटो हाल ही में बढ़िया एक्सरसाइज भी कर चुका है। टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही, लीजिए भाई, देखिए टोक्यो ओलंपिक के बारे में डिटेल में किसी दिन किसी विशेष वीडियो में बात होगी, लेकिन फिलहाल टोक्यो ओलंपिक के बारे में इतना जानिए कि टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन है कि कितने लोगों का दल भारत ने भेजा था। ठीक है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, अलग अलग वेबसाइट पर अलग अलग बताया जा रहा है, लेकिन जो मुझे एक्यूरेट मिला है वो है 127 लोगों का दल टोक्यो ओलंपिक में भारत ने भेजा था। ठीक है, और कुल मिलाकर 7 पदक लेकर लौटे हैं फिलहाल। ठीक है, अब तक का भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। ठीक, चलिए, किसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो भैया इसका जवाब क्या है? डेविड डियोप। क्या जवाब है? डेविड डियोप। ठीक है, देखिए भैया डेविड डियोप कहां के रहने वाले हैं? फ्रांस के रहने वाले हैं। और इसमें कितना इनाम मिलता है? तो 50,000 पाउंड का इनाम मिलता है। 50,000 पाउंड। पाउंड किस देश की करेंसी है? तो यूनाइटेड किंगडम की। अब देखिए इन्होंने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या था? उस बुक का नाम था, उपन्यास का नाम था एट नाइट। क्या था? एट नाइट। अब रुको जरा, नाइट आते ही कहीं और सोचने लगते हो। एट नाइट
ऑल ब्लड इज ब्लैक, ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है, ये है इनका उपन्यास, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडेक्स, जरा ध्यान दीजिएगा, जो एसडीजी इंडेक्स है यहां पर आपको यह समझना है कि एसडीजी, पहले तो ये एसडीजी समझो कि क्या है। अगर हम एसडीजी की बात करें भाई साहब, तो एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल, ठीक है, डेवलपमेंट गोल, है ना। और ध्यान दीजिएगा, देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 डेवलपमेंट गोल है ना, जो कि 2015 में, है ना, निर्धारित किए गए थे। और 2015 में जो निर्धारित किए गए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो कहां निर्धारित किए गए थे? पेरिस में। कहां पर निर्धारित किए गए थे? पेरिस में निर्धारित किए गए थे, है ना। पेरिस में, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का सम्मेलन हुआ था, COP21, उसी में निर्धारित किए गए थे। और याद होगा आपको, पेरिस जलवायु समझौता भी हुआ था 2015 में, ठीक है। उसी दौरान 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल डिसाइड किए गए थे, जिनका टारगेट कब तक प्राप्त करने का है? 2030 तक इनका प्राप्त करने का लक्ष्य है। यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का मतलब है ना, सतत, है ना, सतत विकास लक्ष्य। यहां सतत विकास को हम धारणीय विकास भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर आज के संसाधनों का इस्तेमाल, ताकि पर्यावरण को नुकसान कम से कम हो। फिलहाल इसका जवाब क्या है? इसका जवाब है केरल, ठीक है भैया। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश है। तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, लास्ट नंबर पर कौन है? लास्ट पोजीशन पर कौन है? अरे अपना बिहार, ठीक है, अपना बिहार, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। आई होप कि हमने आपको ढंग से चीजों को डिस्कस करा दिया है, और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो भैया जनरल अवेयरनेस की इस डिस्कशन कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।